हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम फिर से आयुष्मान सीएपीएफ के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जो सवाल जो आम मेंबर्स के बीच में आते हैं और उनके जवाब हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आप जिस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं वो शायद हमारे चैनल पर ही मिल जाए। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ज़रूर आपको कोई ना कोई मदद हमारी चैनल की तरफ से मिलती रहेगी। तो आज हम अब बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे। हम अब रैंडमली क्वेश्चंस को उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उनके उत्तर के बारे में। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडिंग न्यू बॉर्न यानी कि अगर मान लो आप सर्विस कर रहे हैं और आपने अपने आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड्स बना रखे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद आपकी शादी हुई है, तो अपने स्पाउस का नाम कैसे ऐड करना है, या फिर आप पहले ही शादीशुदा है और आप पति पत्नी के कार्ड बन चुके हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आता है तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाना जरूरी है। न्यूबॉर्न बेबीज का भी किस तरह से बन सकता है, तो यही इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो उसका जवाब ये है कि आप जैसे अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर किया था, वैसे ही अपने यूनिट के द्वारा आप अप्लाई करें। और चाहे आप न्यू बॉर्न के लिए या फिर न्यू मैरिड कपल के लिए आप इस तरह से आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड को बनवा सकते हो। Who are entitled to availing cashless service through NHAIT platform under the CAPF। मतलब कैशलेस सर्विस के लिए कौन इसका हकदार है, इसका कहना है। तो करंटली सर्विंग पर्सनल्स ही हैं, ध्यान रखिएगा। कैशलेस सुविधा इसके तहत मिलेगी उसमें जो अभी इस वक्त वर्तमान में जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं उन्हीं कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को, आश्रितों को। इसमें रिटायर्ड पर्सनल के लिए नहीं है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। जो इसके पहले रिटायर जा चुके हैं उनके लिए कोई ये इस सुविधा का लाभ नहीं है। उनके लिए उस सुविधा का लाभ है जो इस आयुष्मान सीएपीएफ के पहले जो सुविधाएं मौजूद थी, यानी कि जैसे कि सीजीएचएस की इस तरह की जो सुविधाएं मौजूद थी वो सुविधाएं उनके लिए चलती रहेगी। लेकिन अभी इस वक्त में आयुष्मान सीएपीएफ की कोई भी सुविधा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो लोग रिटायर जा चुके हैं। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स लेने के लिए प्रोसेस क्या है? तो देखिए, ये तो वैसे सवाल सबको पता ही है कि आपको एक्टिव करना होगा और इस तरह से एक बार केवाईसी होगा और केवाईसी होने के बाद में भी फिर जो आपके आश्रित है अपना कार्ड लेके जाएंगे एससीओज यानी कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे, अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर एक नई चीज है, शायद आप लोगों में से किसी ने इसके बारे में जाना हो या नहीं, पता नहीं। व्हाट इज द इंटाइटलमेंट क्राइटेरिया फॉर सीएपीएफ बेनिफिशियरीज यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके लिए व्हाट इज द इंटाइटलमेंट क्राइटेरिया फॉर सीएपीएफ बेनिफिशियरीज यानी कि लाभार्थियों के लिए किस तरह से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 7 पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक्स डिक्लेयर किए गए हैं या फिर जो बेसिक्स निर्धारित किए गए हैं उनके हिसाब से ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल वार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी बेसिक 47,600 या फिर उससे नीचे है। उनके लिए जनरल वार्ड के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी या फिर जो भी सुविधा है वो मिलेगी जनरल वार्ड के थ्रू। ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से जो हवालदार रैंक है या फिर जो सीनियर कांस्टेबल जिसे बोलते हैं, किसी फोर्स में हवालदार उन्हें बोलते हैं, किसी फोर्स में उन्हें आईयूओ बोलते हैं, अंडर ऑफिसर, या फिर किसी फोर्स में उसे एनसीओ बोलते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर। ऐसे रैंक और उससे नीचे रैंक तक के लिए जनरल वार्ड में हमें जगह मिलेगी, हमें मतलब जो जिस रैंक का है। और अगर हम 47,601 से लेकर 63,100 रुपए बेसिक लेते हैं तो आपको एक सेमी प्राइवेट वार्ड में एडमिशन मिलेगी, यानी कि ट्रीटमेंट होगी पेशेंट की। और 63,101 से ऊपर अगर जो है उसको कंप्लीटली प्राइवेट वार्ड मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी एक भाईबंदी आप कह सकते हैं की गई है। बीमारी तो खैर सबकी एक जैसी होती है। अब जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है उनके लिए ऑलरेडी सुविधा ज्यादा मिल रही है, और जिसके पास ऑलरेडी पैसा कम ही है या फिर आय कम है तो उनके लिए सुविधा भी कम है। तो ये एक बैड लक है हमारे हिंदुस्तान में कि जिसको पहले से सुविधा मिल रही है उसको ऑलरेडी उसे फिर से सुविधा के कैबिन में डाला जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन, आरक्षण। जिन लोगों को पहले ही सुविधा मिल रही है, उनके घर में पहले ही 2-2, 3-3 इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, फिर से उनके बच्चे को वहीं आरक्षण के तहत एडमिशन मिलता है। तो इसलिए फिर जो हमारे जैसे हम लोग जैसे ओबीसी में हैं मार खाते हैं। तो चलिए
हमारा ये विषय नहीं है। कैन द बेनिफिशियरी यूज द आयुष्मान CAPF कार्ड अवेल टू अवेल मेडिकल, मतलब जो लाभार्थी है वो यूज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। इज द बेनिफिशियरी अवेल फॉर ऑल CAPF एम्प्लॉय अक्रॉस द कंट्री, हाँ ये शायद मेरे ख्याल से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये सुविधा शुरू होने से पहले का है। इसके ऊपर से हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं, इनका कहना है कि क्या ये बेनिफिशियरी पूरी इंडिया में सुविधा ले सकता है। तो जवाब में लिखा है कि पहले ये आसाम में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा और बाद में पूरे इंडिया में होगा। तो आज की कंडीशन में आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में ये शुरू हुआ है। जब पहले था तो कुछ भी सुविधा नहीं थी, आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ये सुविधा तो बहुत बेकार है, इस तरह से है, हॉस्पिटल में जा रहे तो ऐसा कर रहे। देखिए ये कुछ इसमें कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है, सुधारना लाने की जरूरत है। तो धीरे धीरे जैसे कि पहले एक पायलट प्रोजेक्ट से लेकर अब पूरे इंडिया में हो गया है, इस तरह से विकास हुआ है योजना का। तो आगे भी ये जो बीच बीच में जो बग्स आ रहे हैं, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स वैसे कर रहे हैं, हमें भी कमेंट्स में मिलता है। तो ये बाधाएं भी आशा करते हैं भविष्य में दूर होगी, क्योंकि कोई भी योजना जब शुरू होती है तो जब जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, सुविधा में योजना में एक नई सुविधाएं आने लगती है। तो इसमें भी उम्मीद है कुछ नया देखने को मिलेगा आगे फ्यूचर में। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला है, ये भी इसके ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये तो एक्टिवेट करने के लिए जो पर्सनल सर्विस कर रहे हैं उनके लिए तो अपने आई कार्ड की जरूरत है, और जो आश्रित है उनके लिए ये सारे सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत नहीं है। वैसे एक सिंपली आधार कार्ड, और वैसे फोर्स में जो मेंबर्स हैं उनके फॉर्म नंबर 3 में सबके नाम लिखे रहते हैं डिपेंडेंट कार्ड में, तो उसी हिसाब से उनके कार्ड्स बनते हैं और एक्टिव करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। हु विल बी कंप्लीटिंग द बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये भी एक पुराना ही सवाल है। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कि एक जो इन पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पर PMAM यानी कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र नाम का एक बेंच मिलेगा और वहाँ पर ये कार्ड एक्टिव होंगे। हाउ कैन आई गेट माई मोबाइल नंबर रजिस्टर। वैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए आपको, अगर आप फोर्स में हैं, आप खुद अगर ये तो खैर फोर्स के लिए ही है वैसे, तो कार्ड रजिस्टर करने के लिए नहीं है। जब कार्ड एक्टिव होगा तो वैसे भी आपका नंबर रजिस्टर वहाँ पर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इस पोर्टल पर जाइए और इसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर को इस पोर्टल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, व्हाट इफ आई वांट टू चेंज माय मोबाइल नंबर। भी वही है, मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको इस तरह से इस पोर्टल में जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर को भी बदली कर सकते हैं। कैन आई रजिस्टर मोर देन वन मोबाइल नंबर। यस प्लीज सबमिट द डिटेल ऑन द बिलो मेंशन गूगल, ठीक है, फ्रॉम लिंक फॉर अ न्यू BIS क्रिएशन। यहाँ पर जाके आप मल्टीपल मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इनका यहाँ पर कहना है, व्हाट इफ डू नॉट रिसीव OTP एट द टाइम ऑफ लॉगिंग। तो उसके लिए फिर ये भाई देखिए, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम भी क्या बता सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर OTP रिसीव नहीं होता तो क्या करेंगे, रिस्टार्ट योर फोन। देखिए ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, फ़ोन को रिस्टार्ट करें, इस तरह से करें। इफ देन प्रॉब्लम परसिस्ट, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यहाँ पर जाइए, इस वेबसाइट पर जाइए और फिर से लॉगिन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी हॉस्पिटल ID, हॉस्पिटल नेम, हॉस्पिटल पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, उसके बाद ये सारी चीजें डाल के आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो शायद लंबी हो चुकी है। व्हाट डू इफ द BIO बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट स्कैनर डज नॉट वर्क। इसके बारे में तो देखिए ये तो वर्क करना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर तो आपका जो कार्ड है वो एक्टिव होगा ही नहीं भाई। अगर ऐसा होता है आपका फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करता है तो उसमें इस पोर्टल की तो कोई गलती नहीं है। हमें अपने आधार सेंटर में जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट कराना होगा, क्योंकि जब जैसे जैसे समय बीतता है, आप किसी जगह पर काम करने लगते हैं, आप पेन का इस्तेमाल या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिंगर जो प्रिंट्स है फिंगर के वो थोड़े से पतले होने
होने लगते हैं, धुंधले जैसे होने लगते हैं। और जो फिंगरप्रिंट्स की जो मशीन है वो इतनी हाईटेक मशीन नहीं होती है कि जो आसानी से कैप्चर कर ले। इसीलिए एक बार अगर आप अपडेट कराएंगे उधर आधार सेंटर में जाके तो हो सकता है आपके फिंगरप्रिंट को कैप्चर किया जा सकता है। ये आज क्वेश्चंस हमने जानने की कोशिश की। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे और भविष्य में आने वाली वीडियोस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल किए गए हैं और क्या क्या जवाब उनके निर्धारित किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।